राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ने वाले करिश्माई मान्यवर कांशीराम साहब की आज जयंती है। 15 मार्च 1934 को पंजाब की धरती पर उनका जन्म हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर के बाद इस देश में अगर कोई महान व्यक्तित्व ने जन्म लिया तो वो मान्यवर कांशीराम हैं। कांशीराम साहब की जिंदगी की जो यात्रा रही, जो उनका जीवन संघर्ष रहा, वो बाबा साहेब की तरह कष्टमय तो नहीं रहा, लेकिन वो चाहते तो आराम की ज़िंदगी, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकते थे, क्योंकि वे ERDL में एक क्लास 1 श्रेणी की नौकरी में कार्यरत थे पुणे में। लेकिन ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ कि इतने उच्च पद पर आसीन होते हुए उन्होंने मात्र 6 साल उनकी नौकरी के हुए थे, उन्होंने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। दोस्तों, द पावर ऑफ पेन में आज हम कुछ ऐसी ही सुनी और कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं मान्यवर कांशीराम साहब के बारे में, जिन्होंने इस बहुजन मूवमेंट को भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में, या यूँ कहा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जो दलित मूवमेंट था, एक वंचितों का जो आवाज़ थी, उसको बुलंद किया। मैं संक्षिप्त में बताऊंगा कि क्या घटना रही। जिस विभाग में वो कार्यरत थे, ERDL एक्सक्लूसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में वो क्लास 1 के पद पर कार्यरत थे। उनके विभाग में ही एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जो कि राजस्थान से आते थे, दीना भाना। तो कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ कि उस विभाग में जो पहले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और बुद्ध जयंती पर छुट्टी हुआ करती थी, सार्वजनिक अवकाश हुआ करता था, लेकिन ERDL ने उस छुट्टी को, उन छुट्टियों को रद्द कर उनकी जगहों पर अन्य अवकाश घोषित कर दिए। इस पर दीना भाना ने कड़ा विरोध जताया और परिस्थितियां यहाँ तक आई कि प्रशासन ने, उस विभाग की गवर्निंग बॉडी ने दीना भाना को नौकरी से निकाल दिया। वो हताश होके जब निकल रहे थे ऑफिस से, तो उनको मान्यवर कांशीराम साहब ने रोका और पूछा कि आप नौकरी से निकाल दिए गए, अब क्या करेंगे आप? तो दीना भाना ने कहा कि मैं कोर्ट की शरण में जाऊंगा और मैं न्याय की गुहार लगाऊंगा और इस बाबा साहेब की छुट्टी जो पूर्ववत होती थी, बुद्ध जयंती पर जो छुट्टी पूर्ववत होती थी, मैं उसको लागू करवा के रहूँगा। तो उस पर मान्यवर कांशीराम जी ने उनसे पूछा, दीना भाना से, कि तो आप के पास वकील की जो फीस है चुकाने के लिए आपके पास हैं? तो दीना भाना ने कहा कि मैं 10 रुपया मासिक किस्त पर वकील की फीस चुका सकता हूँ। तो इतने में कांशीराम जी ने कहा कि मैं आपको उस वकील से मिलाता हूँ जो उनके परिचित थे। तो जब वकील से उन्होंने बात कराई, तो जब खर्चे की बात आई तो वकील ने कहा कि इस केस को लड़ने का और इसको फाइल करने का जो खर्चा शुरुआत में कम से कम 1000 रुपया आएगा। तो ये लगभग 1964 की बात है। तो उस समय 1000 रुपये की भी काफ़ी वैल्यू हुआ करती थी। तो इतना सुनते ही दीना भाना का चेहरा कुछ उतर सा गया। उन्होंने कहा कि आखिर इतनी बड़ी रकम मैं
कहाँ से चुकाऊंगा। तो इतने में मान्यवर कांशीराम जी ने कहा, आप घबराओ नहीं, हिम्मत मत हारो, मैं आपके साथ हूँ और वकील की फीस और इस केस का जो पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। वो तब से मान्यवर कांशीराम साहब के मन में आखिर ऐसी विचारधारा आई कि उन्होंने बाबा साहेब का साहित्य पढ़ना शुरू किया। एनिलेशन ऑफ कास्ट जब उन्होंने पढ़ी तो तब से वो कुछ खोई खोई, उदास और चिंतित दिखने लगी। वो सोचने लगी कि हम आखिर इस देश में अपने अस्तित्व के लिए, अपनी पहचान के लिए कब तक भिखारी की तरह भटकते रहेंगे और तड़पते रहेंगे। तो अंततः उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और इस देश के वंचितों के लिए, दलितों के लिए जो चाबी छोड़ गए थे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, उस चाबी को ढूंढने का काम मान्यवर कांशीराम ने किया। और उसी दिन उन्होंने ऐसी 7 कठोर प्रतिज्ञाएं ली और उन प्रतिज्ञाओं पर वो डटे रहे आजीवन। और बहुजन को जो पहचान, नई पहचान दी मान्यवर कांशीराम ने, उसका परिणाम आप सब ने, हमने देखा कि 4 बार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज शासक वर्ग के रूप में रहा। खुद पंजाब की धरती को एक दौर ऐसा था, मान्यवर कांशीराम ने उसको भी बहुजनमय बना दिया था और बहुजन आंदोलन पंजाब में भी चरम पर पहुंच चुका था। लेकिन ये कई परिस्थितियां आई। कांशीराम साहब अगर आज होते तो इस देश की जो राजनीति है उसका परिदृश्य कुछ और होता। लेकिन इससे पहले मैं मान्यवर कांशीराम के साथ जो कठोर प्रतिज्ञाएं पढ़ के आपको सुनाऊंगा, उन्हीं की पुस्तक से उद्धृत किए गए हैं। उनके 2 सबसे बड़े जो सपने थे वो अधूरे रह गए। जब मैं एक बार आज से लगभग 4-5 साल पहले मान्यवर कांशीराम साहब की लाइफ स्टोरी को मैं विकिपीडिया में पढ़ रहा था, वो इंग्लिश में था। तो पढ़ते पढ़ते जब मैं शुरुआत से उनके संघर्षों को और किस तरह से उन्होंने 4200 किलोमीटर की लंबी साइकिल यात्राएं करके पूरे भारत में सोए हुए बहुजन समाज को जगाने का काम किया और बाम से डीएस4 होते हुए उन्होंने 14 अप्रैल 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाई, जो कि देश के इतिहास में पहली ऐसी राजनीतिक पार्टी थी जिसकी कमान एक किसी डिप्रेस्ड क्लास, वंचित क्लास या दलित के हाथ में थी। तो पूरी कथानक को जब मैं पढ़ रहा था तो एक ऐसा दृश्य उस पर आया कि पहले तो कांशीराम जी का जो सपना था कि उस देश के वंचितों को, दलितों को चाहते थे कि वो देश का हुक्मरान बने। वो चाहते थे कि दिल्ली के सिंहासन पर कोई दलित प्रधानमंत्री बने। खुद आपको पता होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कांशीराम जी को ऑफर दिया था कि आप राष्ट्रपति बन जाए, हम आपको राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, कांशीराम जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा हम राज्यपाल
या राष्ट्रपति की लड़ाई नहीं, हम इस देश के सीएम और पीएम बनना चाहते हैं। तो क्या आप हमें प्रधानमंत्री की कुर्सी दे सकते हैं? इतने दृढ़ निश्चयी थे और उनको कोई हिला नहीं सकता था। तो जब 2004 के बाद उनका स्वास्थ्य अचानक बिगड़ने लगा, तो उनका दूसरा जो सबसे बड़ा सपना था, जो उन्होंने कहा था अपनी कई सभाओं में और संसद में भी लिखा था, कि 1 करोड़ इस देश के वंचितों, दलितों, महिलाओं के साथ वो इस हिंदू धर्म को त्याग के बौद्ध धर्म ग्रहण करेंगे। लेकिन 9 अक्टूबर 2006 को इस देश के करिश्माई कांशीराम, इस देश की राजनीति के वो इंजीनियर जो एक ऐसा मुकाम पर भारतीय राजनीति को ले आए जहाँ से कई राजनीतिक जो पार्टियां थी और कई ऐसे राजनीतिक दिग्गज नेता थे, उनको कहीं न कहीं नए सिरे से अपनी राजनीति और अपनी सोच को बदलनी पड़ी। लेकिन आज 15 मार्च को कांशीराम जी का जन्मदिवस पूरे भारत में शायद बहुजन आंदोलन से जुड़े लोग मना रहे हैं। लेकिन अब उनकी जयंती मनाने या उनका परिनिर्वाण दिवस मनाने से उनके जो सपने थे, उनका जो मिशन था, लक्ष्य था, पूरा नहीं हो जाता। उनका तो लक्ष्य ही था कि आप इस देश के हुक्मरान बनिए। जब तक आप इस देश के हुक्मरान नहीं बनेंगे, शासन सत्ता पर आपका अधिकार नहीं होगा, तो आप हमेशा एक भिखारी की तरह आप मांगने वाले ही रहोगे। इससे आपका दलितपन दूर होने वाला नहीं है। दोस्तों, आज हमें गहनता से चिंतन करने की ज़रूरत है कि आज राजनीतिक जो विरासत बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, माननीय कांशीराम जी इस देश के करोड़ों वंचितों को दे गए थे, आज उनकी विरासत को इतनी शिक्षित होते हुए भी, अच्छे नौकरी पेशा होते हुए भी नहीं संभाल पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी दुख का विषय है। फिलहाल आप उनकी इन 7 प्रतिज्ञाओं को आप समझिए और मनन कीजिए कि आखिर इस समाज की दशा और दिशा किस ओर जा रही है। तो नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद कांशीराम ने जो 7 कठोर प्रतिज्ञाएं ली थी, वो इस प्रकार थी। तो उन्होंने कहा था कि आज के बाद मैं कभी घर नहीं आऊँगा, मेरा अपना कोई घर नहीं है। देश भर के 85% गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों का घर ही मेरा घर है। आज से मैं सभी रिश्ते नातों से मुक्त होता हूँ। मैं अपने किसी भी रिश्तेदार से कोई भी रिश्तेदारी नहीं निभाऊंगा, क्योंकि तब तमाम दलित वर्ग मेरा रिश्तेदार हो गया है। मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा। मैं अपने जीवन को अपने परिवार तक ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए आज से समर्पित कर रहा हूं, क्योंकि शादी के जंजाल में फंसने के बाद मैं अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। चौथी जो प्रतिज्ञा उन्होंने ली थी, मैं आज के बाद किसी भी सामाजिक समारोह, जन्मोत्सव, विवाह उत्सव तथा मृत्यु वगैरह में शामिल नहीं होऊंगा। और इस बात को इन्होंने सिद्ध भी कर दिया कि जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई थी, तो वो उनके दाह संस्कार और अंतिम संस्कार में भी शरीक नहीं हुए थे। मैं आज के बाद कोई भी पारिवारिक दायित्व नहीं निभाऊंगा, क्योंकि मेरे ऊपर अब पूरे समाज का दायित्व आन पड़ा है। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है तथा आज के बाद मैं कोई अन्य नौकरी नहीं करूंगा। और जो 7वीं जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी,
जब तक बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का देखा हुआ सपना साकार नहीं हो जाता, तब तक मैं कभी चैन से नहीं बैठूंगा। इतनी कठोर प्रतिज्ञाएं लेकर उन्होंने इस देश के वंचितों को स्वाभिमान दिलाने और जागृत करने का काम किया। लेकिन आज हम कहीं न कहीं वो जो सीढ़ी उन्होंने बताई थी और जो इशारा बाबा साहेब का भी था अंगुली का कि दिल्ली की ओर बढ़ो, आज कहीं न कहीं 2 कदम ये समाज राजनीतिक रूप से अंधकारमय हो रहा है। तो ये थे बहुजन नायक माननीय कांशीराम जी। इनको आज हम शत-शत नमन करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगर आप चाहते हैं इनकी और जो पुस्तक है माननीय कांशीराम द्वारा लिखी गई चमचायुग, अब इसमें इन्होंने विस्तार से बता रखा है कि इस बहुजन आंदोलन को पीछे ले जाने में किस तरह से चमचों का हाथ रहा है। आज के पारोपन में इतना ही, और आपसे एक गुजारिश रहेगी कि आप बहुजन मूवमेंट को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बहुजन आंदोलन से जुड़े हुए कोई भी पत्रकार हों, यूट्यूबर हों, तो उनकी मुहिम में आप शामिल होइए। उनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ये जो मुहिम है, ये आवाज़ है, ये जो वॉइस है, ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।